मॉर्निंग स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप लोग कई पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। बड़ा सा टॉपिक है, खूब सारा नंबर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइंस को समझने के लिए यह तो फंडामेंटल टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब फंडामेंटल टॉपिक है, बड़े टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर 5 पार्ट में जाएगा, बॉन्डिंग भी 5 पार्ट में जाएगा, तो बॉन्डिंग भी 2 पार्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी 2 पार्ट फाइनल हो चुका है। नाउ पार्ट 3, इसमें हम लोग बोर्स मॉडल, बोर्स का एटॉमिक मॉडल है और ये केमिस्ट्री के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है, नीट है, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में भी है और 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में 2 टॉपिक है, 11th क्लास में 1 टॉपिक है और हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल। इसमें सिर्फ बोर्स मॉडल ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था और एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग टाइप का कैलकुलेशन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल। आपको याद है नील्स बोर? मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो रहा था, तो वो मैंने वहाँ पे लास्ट पॉइंट में बताया था कि रदरफोर्ड के असिस्टेंट थे, नील्स बोर जो थे उनके साथ असिस्ट करते थे, उनके अंडर में काम करते थे और उन्होंने देखा था एटॉमिक मॉडल बनते हुए। ठीक है, और डिफेक्ट भी देखा था उन्होंने कि कैसे मैक्सवेल ने डिफेक्ट निकाल दिया था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो उन्होंने देखा था सब थ्योरी को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि ये रदरफोर्ड का मॉडल और उसमें निकला एक डिफेक्ट बताया मैक्सवेल ने, उनका थ्योरी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इन सारी थ्योरी को मिला करके डिफेक्ट को देखते हुए बोर्स ने अपना एक नया मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, साइंस का बेस्ट मॉडल बोर्स मॉडल ही है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा एटॉमिक मॉडल बोर्स मॉडल ही है। ठीक है, स्टिल अभी भी इनमें भी बहुत सारा डिफेक्ट है, डिफेक्ट हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट आपको अगर स्टोरी याद है कि रदरफोर्ड के साथ ये असिस्टेंट थे और जब इन्होंने देखा था कि रदरफोर्ड में डिफेक्ट निकाला था मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी पे, तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का पहले स्टडी किया, खूब अच्छे से स्टडी किया क्या है वो थ्योरी, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सीखा और उन्होंने फिर अपना एक नया एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि इससे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। based on electromagnetic radiation फर्स्ट पॉइंट कर लीजिए, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, उन दोनों के ऊपर ये बेस्ट है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। सो यहाँ भी एक कंडीशन आपको साथ साथ चलना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप कंडीशन पढ़े थे वो कंडीशन यहाँ भी कि ये बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लीकेबल ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज द हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, क्योंकि ये मॉडल जो है इसका जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। सो बोर्स मॉडल अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। बेस्ट मॉडल है, बहुत सारा कैलकुलेशन है, रेडियस, स्पीड, एनर्जी, बहुत सारा कैलकुलेशन है। बेस्ट एटॉमिक मॉडल और बढ़िया सा क्वेश्चन, खूब सारा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। बट इनमें स्टार्टिंग से ही डिफेक्ट चल रहा है कि ये मॉडल अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो आप पढ़े हुए थे कि ये हाइड्रोजन है या हीलियम ऐसे प्लस आपने कर लिया था, लिथियम प्लस प्लस कर लिया था, बेरिलियम 1 2 3 आपने कर लिया था, ऐसे डॉट 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 आपने बनाया था, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक
सो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या फिर इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। सो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जो कंडीशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का था वही कंडीशन बोस मॉडल में रहेगा कि बोस मॉडल अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही लगता है ये इसमें स्टार्टिंग में ही कंडीशन ध्यान रखना है कि बोस मॉडल बेस्ड ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इसमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंडीशन है वही यहां पे भी लगाना है आपको। कुछ पॉइंट है, 4 पॉइंट ऐसे बोस के एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट माना जाता है, बट इसमें जो जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था वो एक ही पॉइंट है, सेकंड पॉइंट उसमें आता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं कि नंबर 2 बोस फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। सो एटॉमिक मॉडल के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट सजेस्ट किया था और इन्होंने अपना ये पॉइंट जो सजेस्ट किया था वही एटॉमिक मॉडल बना। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है। एटॉमिक मॉडल आसान सा है, कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन से ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बट आप सीखिए, एटॉमिक मॉडल पहले सीखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन। देखिए, बोस जो थे रदरफोर्ड के साथ वर्क करते थे और रदरफोर्ड मॉडल में एक डिफेक्ट आया था। आपको याद है वो डिफेक्ट कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक डिफेक्ट था कि ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस था ऐसे। सो मैक्सवेल ने बोला था, रदरफोर्ड से ये बोला था मैक्सवेल ने कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन के लिए, जस्ट मैक्सवेल ने एक डिफेक्ट निकाल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जस्ट रिवॉल्व करते करते ऐसे रिवॉल्व करते करते और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और न्यूक्लियस से टकरा करके ऐसे जस्ट वो हिट कर देगा इसको। ठीक है, ये बार बार कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है एनर्जी और एनर्जी रेडिएट कर रहा है और वो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एच म्यू कह सकते हैं या इसको बोल सकते हैं hc/λ। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट करते रहेगा, जो बार बार इमिट करते करते वो जस्ट न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ठीक है, और ये रदरफोर्ड का मॉडल था और रदरफोर्ड के मॉडल में ये बोला था रदरफोर्ड ने कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, ये सो रदरफोर्ड में ये उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में ऐसे। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ये था उनका रदरफोर्ड का मॉडल। और इन्होंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जाएगा, तो मैक्सवेल आके बोले कि नहीं, अगर ये सर्कुलर पाथ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमते घूमते हिट कर जाएगा ऐसे, ये इस तरह से। सो ये बोस का मॉडल नहीं है, ये रदरफोर्ड का मॉडल है। आप जानते हैं कि ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। पढ़ा हुआ आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। सो रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ। ठीक है, सो सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करेगा, बट मैक्सवेल इसमें डिफेक्ट दिखा दिए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल में यही बोला था, आप पढ़े भी हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है,
देखिए बोस एटॉमिक मॉडल में ना, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल में इन्होंने ये बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, ऐसे चेंज किया। बोस के एटॉमिक मॉडल में, पहले मॉडल में ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ के बगल में ना इन्होंने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। एक थोड़ा सा करेक्शन ये हुआ, ठीक है, क्योंकि साथ थे, असिस्टेंट थे रदरफोर्ड के, तो उनको सब पता था कि इनमें क्या डिफेक्ट निकला था। तो रदरफोर्ड ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ये रदरफोर्ड का मॉडल है जिसमें निकल आया था डिफेक्ट। तो इन्होंने करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन किया, करेक्शन करके उन्होंने बोला कि ये सर्कुलर है ना, इसके ऊपर में ऐसे लगा दीजिए, फिक्स्ड कर दीजिए, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट, सेल एंड देन एनर्जी लेवल, ठीक है। बाद में पूछा गया कि कैसे फिक्स कर रहे हैं, वो सब बताया उन्होंने। पहले तो पहला करेक्शन ये कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू बोस मॉडल, टू बोस एटॉमिक मॉडल, an electron revolve around the nucleus in a fixed circular path। तो फर्स्ट करेक्शन ये हुआ, फर्स्ट करेक्शन। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल में ये लगा गया, ये लग गया पहला एटॉमिक मॉडल में। ये तो पहले था ही, ये तो सर्कुलर पाथ तो रदरफोर्ड ने ही बोला था, बट इन्होंने जस्ट करेक्शन में थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ वो फिक्स रहेगा, उसको उन्होंने बोला कि ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है वो ऑर्बिट बोला उन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने रैंडम नहीं, रदरफोर्ड सिर्फ बोल के चले गए थे सर्कुलर पाथ। इन्होंने बोला कि नहीं, सर्कुलर पाथ के जगह पे आप ऐसे बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ऐसे फिक्स्ड किया गया, ऐसे। सो इन्होंने ऐसे जस्ट कुछ सर्कल बना के उन्होंने बोला कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसको उन्होंने नाम दिया, फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला उन्होंने, या इसको बोला गया एनर्जी लेवल, सेल बोल सकते हैं, सेल भी, या एनर्जी लेवल। तो छोटा सा करेक्शन, पहला करेक्शन तो ये इन्होंने बोला कि जो रदरफोर्ड बोलते थे कि सर्कुलर पाथ, रदरफोर्ड का बस मॉडल में ऐसे था, रदरफोर्ड मॉडल में ऐसे बोले कि ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एनी पाथ, एनी सर्कुलर पाथ, ऐसे बोल दिया था उन्होंने। तो एनी सर्कुलर पाथ में तो आप जानते हैं कि अगर मैं ये एरिया बना दूं, ऐसे इस जगह एरिया बनाऊं, इस एरिया में कितना सर्किल, इस एरिया में कितना सर्किल, तो ऐसा है इनफाइनाइट सर्किल। इस एरिया में, इस जो मैंने हाथ रखा है, कितना सर्किल, तो इनफाइनाइट सर्किल। तो रदरफोर्ड बस ऐसे बोल दिए थे सर्कुलर पाथ, सॉरी। तो रदरफोर्ड बोले सर्कुलर पाथ, और ये आके बोले कि सर्कुलर पाथ सही है बट फिक्स सर्कुलर पाथ। यहाँ इस एरिया में तो इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट में से सब में नहीं, फिक्स में, कुछ कुछ में घूमता है। तो लोग पूछे, रोबोट से पूछे कि कैसे पहचानिएगा, कुछ कुछ सर्कुलर पाथ है, कैसे पता चलेगा कौन कौन सा सर्कुलर पाथ है। तब इन्होंने एक नया मॉडल, नया पॉइंट बनाया, एटॉमिक सेकंड मॉडल, बोर्स का सेकंड एटॉमिक मॉडल। उसी सेकंड मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो पहले तो उन्होंने बोला कि जो रदरफोर्ड बोल दिए थे कि एनीवेयर, कहीं भी सर्कुलर पाथ, तो उसको हटा के बोले कि नहीं,
सर्कुलर पाथ के बगल में फिक्स लगा दीजिएगा और फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे या सेल बोलेंगे या आप बोलेंगे एनर्जी लेवल। अब लोग उनसे पूछा कि कैसे फिक्स होगा, कौन कौन फिक्स है बताइए। तब उन्होंने बोला कि अच्छा चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो मैं भी आपको सिखाता हूँ कि बोस का सेकेंड एटॉमिक मॉडल। बोर्स का सेकेंड एटॉमिक मॉडल। लोग पूछेंगे कौन कौन है ऑर्बिट, कैसे पहचानेंगे कि फिक्स सर्कुलर पाथ है। तो बोले कि रुकिए मैं समझाता हूं आपको। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थ्योरी बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पूछा गया उनसे कि बताइए, तब वो बोले कि फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैं एक लाइन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, the angular momentum of electron h integral multiple of h by 2 pi। h by 2 pi। So for motion of electron in an orbit, आप लिखिए मैं समझा देता हूँ कि for motion of electron in an orbit the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi। लिखिए मैं समझाता हूं। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉन को आप मान लीजिए कि अपने मन से कोई भी एक अपने मन से सर्किल ऐसे पहचान लीजिए, अपने मन से बना लीजिए। वो बोले कि अपने मन से सर्किल बना लीजिए, चलिए बना लिया मैंने। इसका आप अपने रेडियस बना लीजिएगा। इसमें m मास, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं, सब लोग जानते हैं। यहाँ मैं स्पीड बनाने के लिए सिखा दूंगा, मैं समझाऊंगा आपको स्पीड कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो ये m जो है, m जो है वो मैं लिख रहा हूँ मास, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूँ। ये r जो है वो रेडियस, ये सर्कुलर पाथ जो भी आपने लिखा है ना उसका रेडियस हो, ठीक है। और v फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड ले लीजिए, ठीक है। आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम, पढ़े हुए हैं, नया तो नहीं है। आप कई जगह आप वेक्टर में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में, यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं। एंगुलर मोमेंटम, अगर हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, ये एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो साइंस में होता है m और v और r, एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं। तो इन्होंने बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ये जो इलेक्ट्रॉन वही रहेगा जहां एंगुलर मोमेंटम फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम का मतलब समझिए m v r must be equal to integral multiple of h by 2 pi। जहां जहां ये मैच करेगा, where n और 1 2
3 4 5 डॉट 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 ऐसे कर लेंगे। इसी को साइंस में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, जहां एंगुलर मोमेंटम है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 h/2 का मतलब यहाँ पे 1h/2, 2h/2, 3h/2। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट तो हर लेक्चर में आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हर लेक्चर में प्लैंक्स कांस्टेंट शुरू से आप देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं लेक्चर 7 और 8 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हर जगह प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि अगर आपको पहचानना है कि ये जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, कहाँ कहाँ रहेगा, तो वहाँ इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो MVR एंगुलर मोमेंटम, इंटीजर मल्टीपल ऑफ द h/2, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 जो है वो कांस्टेंट हो गया। सो ये था इनका सेकंड मॉडल, जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला था कि एंगुलर मोमेंटम आप लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू NH/2, n इंटीजर 1 2 3 4 5। तो ये है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। ये था कॉन्सेप्ट। सो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, यही साइंस का क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बना। एंगुलर मोमेंटम सो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थ्योरी है कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। ये जहां जहां ये मैच करेगा वहीं वहीं पे ऑर्बिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोर्स मॉडल का सेकंड पॉइंट। मैं और अच्छे से समझाता हूँ और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ लिख लेंगे h लिख लेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻³ जूल और सेकेंड, और 2 तो आप जानते हैं पाई इक्वल टू 3.14 हो गए। तो ये था कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप और अच्छे से समझेंगे और मैं ड्राइंग कर करके आपको समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ ऑर्बिट रहेगा। तो ये मेन थ्योरी है जिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट पॉइंट बोला उन्होंने कि कहीं भी सर्कुलर पाथ नहीं, फिक्स करना है, फिक्स सर्कुलर पाथ। अब फिर लोग पूछे कि फिक्स कैसे कैसे, तो इन्होंने ये थ्योरी दिया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब समझिए इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ आपको। अब समझिए, मान लीजिए ये एटम है ऐसे, ये एटम ऐसे, आप अपने मन से रैंडमली कहीं भी, वो बोले कि कहीं भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, जो मन करे वो ले लीजिए, कहीं भी डिस्टेंस ले लीजिए, कहीं भी एक अपने मन से सर्किल का रेडियस आप डिसाइड कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास पता है, मैं स्पीड आपको बता दूंगा कि कैसे स्पीड निकाला जाता है, और आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे MVR, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये h पता है, 2 है, सब सॉल्व करिए। वो बोले बोर्स के सॉल्व करिए, मैंने किया सॉल्व करके देखा कि ये है 0.6 h/2 आया, सॉल्व किया मैंने, ये आया। तो बोर्स बोले कि नहीं 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 नहीं, बोर्स बोले कि नो 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 ये गलत है, आप यहाँ मत रुकिएगा। बोर्स बोले कि यहाँ अगर रुकिएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा नीचे। तो बोर्स बोले कि नहीं, इसको मना करिए। बोले कि नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है, बोले कि ये इलेक्ट्रॉन का घर नहीं है। तो पूछे कैसे, तो वो बोले कि इलेक्ट्रॉन का घर तब होगा जब MVR, जो एंगुलर मोमेंटम, इंटीजर से मल्टीप्लाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, ये 0.6 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का घर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रुकेगा, गिर जाएगा नीचे। तो वो बोले कि ये कम से कम 1 होना चाहिए, 1 कम से कम रहना चाहिए इंटीग्रल। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे गया,
रेडियस बढ़ा दिया और मैंने गया यहाँ पे और जाके कैलकुलेट किया और पता चला कि 1h/2 तो बोर्स बोले यस यस यस, रुकिए रुकिए, बोर्स बोले कि यस ये इलेक्ट्रॉन का घर है, ये इलेक्ट्रॉन इस घर में रहेगा। वो बोले कि इलेक्ट्रॉन इस घर में रहेगा, ये घर है उसका। बोर्स बोले कि और आगे बढ़िए और आगे बढ़ के चेक करिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं आगे और आगे जाता हूँ और आगे गया और जस्ट जाकर के इस घर में चेक किया। MVR इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1.8h/2 तो बोर्स बोले कि नहीं 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 नहीं, ये घर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का घर नहीं है। बोर्स बोले कि नहीं, गलत है। मैंने पूछा कैसे? तो बोले कि मैं समझा रहा हूं ना। बोस बोले कि मैं तो बता रहा हूं कि MVR जो होना चाहिए ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 जहां जहां इंटीजर से मल्टीपल हुआ वो इलेक्ट्रॉन का घर रहेगा। तो ये 1.8 कहाँ इंटीजर है? 1.8 तो वो तो फ्रैक्शन हो गया। तो वो समझ में आया, बोले कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। और आगे जाना चाह रहा था मैं और आगे बढ़ा और आगे ऐसे बढ़ा और पता चला कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया MVR इज इक्वल टू 2h/2 तो बोस बोले यस ये सही है, ये इलेक्ट्रॉन का घर है, यस ये सही है, ये इलेक्ट्रॉन का घर रहेगा। थोड़ा देर के लिए लाइट ऑफ करता हूँ। बोस बोले कि ये इलेक्ट्रॉन का घर है, ये सही घर है, ये आपने सही घर पहचाना। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा। मैं बोला कि थोड़ा सा और मुझे चेक करने दीजिए। तो मैं आगे बढ़ा, थोड़ा सा और दूर गया और जाने के बाद मैंने बोला कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पकड़ा है और उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला है MVR 1.5h/π ऐसे निकाला है। तो बोर्ड से मैंने पूछा कि ये घर है इलेक्ट्रॉन का? आप बोलिए 1.5h/π ये इलेक्ट्रॉन का घर है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लास में नहीं नहीं नहीं। तो मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि 1.5 है। आंसर है गलत, आप गलत हैं, ये इलेक्ट्रॉन का घर है, ये इलेक्ट्रॉन का घर है। अब लोग पूछते हैं सर कैसे ये 1.5 है? आप तो बोल रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल। भाई आपको 1.5 दिख रहा है, वो 3 है, वो 1.5 कहाँ है? 3 है। क्या आप पूरा नहीं देख रहे हैं? h/2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? h/π अगर 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे? 3h/2 आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 आया ना? हो गया। तो ऐसे इस तरह से बोस ने बोला कि ऐसे आप इलेक्ट्रॉन का घर आप खोज सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है, किस किस घर में इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये आप सर्च कर सकते हैं। फिर वो बोले कि मैं पूछा कि अच्छा बताइए, मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ जाना चाह रहा हूँ और MVR मैं इलेक्ट्रॉन को, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इसको लेकर के ऐसे बनाना चाह रहा हूँ 2.5h/π। तो बोले हाँ 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 ये सही है भाई, इलेक्ट्रॉन का ये घर है। तो मैंने पूछा कौन सा घर है भाई? तो ये n इज इक्वल टू 5, 5th ऑर्बिट है, 5 ऑर्बिट है। कैसे? तो 2.5 को मत देखिए ना, आपको देखना है h/2 सो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और h/2 ये इलेक्ट्रॉन का घर है, ये 5th ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का घर है करेक्ट है। तो ये था सेकेंड मॉडल जिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। और रदरफोर्ड क्या बोल रहे थे? रदरफोर्ड बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, सब जगह रदरफोर्ड बोल देते थे। वहीं पे गड़बड़ हो गया था। रदरफोर्ड बस उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, यही मिस्टेक हो गया। मैक्सवेल पकड़ ली इस गलती को, बोले कि सर्कुलर पाथ, तब तो इलेक्ट्रॉन को गिरा दिए, वो न्यूक्लियस से टकरा दिए। अब बोस आके बोले, मैक्सवेल से बोले कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, एकदम फिक्स रहेगा। उनसे पूछा गया फिक्स कैसे डिसाइड करिएगा, फिक्स कौन कौन है? तो बोले लीजिए ये एक साइंस का बड़ा सा थ्योरी दे दिए कि एंगुलर मोमेंटम MVR मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 जहां जहां वो इंटीजर से मल्टीपल बनेगा h/2 का घर रहेगा इलेक्ट्रॉन का। इस जगह इलेक्ट्रॉन रखिएगा गिर जाएगा, घूम घूम के गिर जाएगा। इस जगह रखिएगा, रेड वाले सेक्शन में रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा। बोर्ड्स बोले कि यहाँ नहीं गिरेगा, चेक कर लीजिए, ग्रीन वाले पे गिर जाएगा। यहाँ पे बीच में रखिएगा, इस जगह फिंगर जहाँ मैंने रखा है रखिएगा, गिर जाएगा। यहाँ नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, ये अपने घर में रहेगा, कुछ नहीं, कहीं कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा।
तो ये सेकंड पॉइंट ही है जिन पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। बाकी कैलकुलेशन तो बहुत है, बहुत सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ही तो इनका सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड मॉडल यही मेन मॉडल है। फर्स्ट उन्होंने रदरफोर्ड में करेक्शन कर दिया फिक्स। सेकंड पूछा गया फिक्स कैसे, तो उन्होंने ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थ्योरी लाया उन्होंने कि एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इस थ्योरी को हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। ये थ्योरी हो गई। नोट करिए अभी 2 मॉडल और है, वो छोटा छोटा है, छोटे छोटे। मेन पॉइंट यही है, यही फिगर है मेन चीज, कहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये फिगर। सो 2 पॉइंट और है, हम लोग डिस्कस करते हैं। मॉडल तो हो जाएगा, आज तो कंप्लीट कर लेते हैं, कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास से। तो अभी नोट करिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो आपने बोर्स का फर्स्ट मॉडल पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, ये आपने डिस्कस कर लिया। फिक्स सर्कुलर पाथ कैसे डिफाइन करना है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, वो कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट, बोर्स थर्ड एटॉमिक मॉडल। सो बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो था, फर्स्ट पॉइंट फिक्स सर्कुलर पाथ, सेकंड पॉइंट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ये तो आसान है, छोटा छोटा पॉइंट है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, ये प्लस जेडी है ऐसे, और ये है आपका फिक्स सर्कुलर पाथ। ये आपको बोला गया था कि फिक्स्ड और सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स सर्कुलर पाथ, और वो आप ड्राइंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का। यह है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करना फिक्स सर्कुलर पाथ ऐसा हो गया। ठीक है, ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वो मैक्सवेल आया, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, ऐसे रिवॉल्व करते समय एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा बोर्ड से कि क्या आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करते करते धीरे धीरे अपने रेडियस को छोटा करते हुए सेंटर पे न्यूक्लियस से टकराएगा नहीं? तो इन्होंने बोला मना किया, नो। रदरफोर्ड में था कि सिंपल सर्कुलर पाथ था। इन्होंने बोला कि नहीं, मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बना के बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ ऑर्बिट रहेगा। फिर उन्होंने ऐसे बताया कि देखिए, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है, मान लीजिए कि ये इनिशियल पोजीशन है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हुए इनिशियल पोजीशन से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे मूव करते हुए और एक सर्किल ऐसे कंप्लीट करते हुए ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुँचा। ये पॉइंट है फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। ठीक है, सो आप बताएंगे, आप पढ़े हुए हैं फिजिक्स में कि अगर एक सर्कल ऐसे रोटेट किया वन सर्कुलर मोशन में, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, जहां से चला था वहीं आ गया। ठीक है, सो फॉर सर्कुलर पाथ ऐसे लिखते हैं, फॉर सर्कुलर पाथ वेक्टर एस, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो गया। सो इनिशियल और फाइनल, क्योंकि वो पॉइंट वहीं पे आ गया, लौट के वहीं इलेक्ट्रॉन आया, और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो आप जानते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ वर्क डन। आप पढ़े हुए हैं वर्क डन, तो आप आगे भी पढ़ेंगे, वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज एफ डॉट एस। सो वर्क डन जो हो गया वो एफ, वेक्टर एफ और डॉट एस, ये आप पढ़ा हुआ डॉट प्रोडक्ट। और जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन जो जीरो हो गया, और जब वर्क डन जीरो हो गया तो उसका एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे आप अगर कोई वर्क नहीं करेंगे, सुबह से शाम तक कोई वर्क नहीं करेंगे, वनली आप जस्ट स्लीपिंग मोड में रहेंगे, तो आपका सोए रहेंगे, तो आपका एनर्जी क्या है, कंजर्व हो गया। जितना आपकी बॉडी में एनर्जी था, पूरा एनर्जी, सेम एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या होगा, कंजर्व रहेगा।
ना तो आपने एनर्जी गेन किया ना एनर्जी लॉस किया, जस्ट एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ। जब आप वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब ना एनर्जी का लॉस होता है। तो आप कोई वर्क नहीं करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो, इफ वर्क डन इज जीरो, एनर्जी कांस्टेंट। तो बोर्स ने बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रहेगा, फिक्स सर्कुलर पाथ में रहेगा, तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लॉस करेगा। तो ये थर्ड मॉडल था जो कि एकदम फिजिक्स का सिंपल थ्योरी, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे रिलेट कर सकते हैं। सो अगर वर्क डन जीरो होगा देन एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, तब तो एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट। सो वर्क डन जीरो होने पे एनर्जी कांस्टेंट होगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट एनर्जी। न तो ये गेन कर रहा है न लॉस कर रहा है। तो ये बोस ने बोला, थर्ड पॉइंट उन्होंने बोस ने ये बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट सर्कुलर पाथ इट नाइदर गेन एनर्जी नो लॉस एनर्जी। सिंपल सा, आप डेफिनेशन आप कैसे डिराइव करना है वो यहाँ से सीख सकते हैं। So when an electron revolves in an orbit, then it neither gain energy no loss energy। सो इलेक्ट्रॉन का कोई एनर्जी ना तो गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है। जो मैक्सवेल का जो थ्योरी था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और धीरे धीरे एनर्जी इमिट करते रहेगा, वो रदरफोर्ड मॉडल पे लगा था, क्योंकि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताया था, बस बोला था सर्कुलर। इन्होंने फिक्स बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रहेगा। कहाँ रहेगा वो उन्होंने डिफाइन किया और बताया कि जब फिक्स में रहेगा एनर्जी कंजर्व रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विथ कांस्टेंट एनर्जी। with constant energy। सो कांस्टेंट एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, ना तो वो गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है। तो थर्ड एटॉमिक मॉडल यही था, एकदम सिंपल सा। एंड द फोर्थ एक एटॉमिक मॉडल और है, फोर्थ है, तो एकदम आसान है। थर्ड एंड फोर्थ एकदम सिंपल सा। तो मेन जिनको इनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो सेकेंड एटॉमिक मॉडल था कि फिक्स सर्कुलर पाथ के लिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो उन्होंने बताया था कि कहाँ कहाँ ऑर्बिट रहेगा, जो मैंने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट है। और नाउ फोर्थ पॉइंट 5 करना है आपको। फोर्थ एटॉमिक मॉडल, सो देखिए यहाँ पे ये आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में है, अपने ऑर्बिट में है, तो उसका एनर्जी कांस्टेंट है, ना तो एनर्जी गेन कर रहा है ना एनर्जी लॉस कर रहा है। बट जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, यहाँ पे ऑर्बिट हुआ 1 2 3 4 5। सो ये 5 ऑर्बिट मैंने बना लिया। और अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो उसका एनर्जी कांस्टेंट है। इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो कांस्टेंट एनर्जी है। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाना चाह रहा है, कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट में जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये बातें आप जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी पढ़े हुए हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट it emit energy, and when electron revolve in
ऑन ऑर्बिट देन एनर्जी बिकम कांस्टेंट। सो यहां पे आपको लिखना है कि एनर्जी एब्जॉर्ब, ये है एनर्जी एब्जॉर्ब। और ये पूरा हाइड्रोजन जो बोस मॉडल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये आप एनर्जी एब्जॉर्ब, जो भी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगा वो फॉर्मेट होगा एच म्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। और एच जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, सारा डाटा आपका पढ़ा हुआ है। प्लैंक्स कांस्टेंट हर टॉपिक में आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हर लेक्चर में आते हैं। सो फोर्थ मॉडल यही था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड फ्रॉम जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट इमिट एनर्जी। सो आप ड्राइंग ऐसे कर लेंगे। सो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर टू लोअर ऑर्बिट, सो यहां पे इमिट एनर्जी, जो भी इमिट एब्जॉर्ब जो भी होगा वो उसका फॉर्मेट होगा इज इक्वल टू एच म्यू या फिर एच सी बाई लेमडा, इस फॉर्मेट पर। सो ये था रूल। नाउ फोर्थ मॉडल यही था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्बिट एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इमिट एनर्जी, और व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट, अगर वो किसी ऑर्बिट में अगर एक कोई ऑर्बिट में है तो ये रिवॉल्व करते समय एनर्जी रिवॉल्व कर रहा है तो कांस्टेंट एनर्जी, तो किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो कांस्टेंट एनर्जी। ये सो ड्राइंग बनाना है, अपना स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट अपने से बना लीजिए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। Then it absorb energy. So absorb energy और higher to lower और अगर आ रहा है so emit energy. So when electron jump from lower to higher orbit then it absorb energy and when electron jump from higher to lower orbit to lower orbit, then it emit energy. सो एब्जॉर्ब एनर्जी और इमिट एनर्जी, जो भी एब्जॉर्ब और इमिट होगा वो सारा फॉर्मेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ई जो है एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी इमिट, सो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी इमिट। सो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होता है उसका फॉर्मेट होता है एच म्यू या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब इमिट का फॉर्मेट होता है एच सी बाई लेमडा। ऐसे अब जानते हैं एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू द फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट। सिक्स 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 और जूल इंटू सेकेंड। ऐसे म्यू द फ्रीक्वेंसी
lambda the wavelength, see the speed of light. सो ये दो थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ तो एकदम इजी है, एकदम आसान सा। तो ये तो पढ़े हुए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी तो पढ़े हुए थे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जा रहा है एब्जॉर्ब, हायर टू लो आ रहा है तो एनर्जी इमिट। यही था आपका 4 एटॉमिक मॉडल है। द फर्स्ट इज फिक्स सर्कुलर पाथ, सेकंड इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थर्ड में जो है वो एनर्जी कंजर्व करना था, फोर्थ में लोअर टू हायर, हायर टू लोअर जंप करना था आपका। एकदम इजी सा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कैलकुलेशन। कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ इसमें। सो बोर्ड से एटॉमिक मॉडल पे 1-2 छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ था 6 पॉइंट में। फ्रॉम विच स्टेट an electron can only absorb energy but not emit। छोटा सा 1 सेकेंड क्वेश्चन है आपका। छोटा सा क्वेश्चन था कि फ्रॉम विच स्टेट एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्जॉर्ब एनर्जी बट नॉट emit। So from which state, 1 second question की an electron can only absorb energy but not emit। 1 second आंसर रहेगा 1s। 1s है आंसर, 1s। अदर नहीं, 3p 2s 2p नहीं। कैसे 1s? तो एकदम आसान है, ये है न्यूक्लियस है। और अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में डिस्कस करेंगे, अगर n = 1, ये है फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 1s, ठीक है। और ये जो अगर 1s में इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर ये 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इसके नीचे तो कोई ऑर्बिट है नहीं, 1 के नीचे कोई ऑर्बिट नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ जो है वो ऊपर जा सकता है। सो ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन जो है वनली एब्जॉर्ब एनर्जी सिर्फ ये एब्जॉर्ब कर सकता है, इमिट नहीं करेगा, क्योंकि इसके नीचे कोई घर है नहीं कि वो नीचे नहीं आ सकता आपका। बट कोई अगर आपको देखना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्लस JD और अगर कोई दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, जैसे 2s मैं करके दिखाता हूं। 2s का मतलब सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ये n = फर्स्ट ऑर्बिट हुआ और n = 2 हुआ, 2s हो गया। और ऐसे मैं फिगर बना दिया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2s में है, अगर इलेक्ट्रॉन 2s में रहेगा, अगर सेकेंड का मतलब हुआ ये 2s, अगर 2s में इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है कि ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि इससे ऊपर जाने का परमिशन है, और इससे नीचे भी आ सकता है। ये यहाँ से यहाँ भी एक घर है, तो ये इमिट भी कर सकता है, तो ये इमिट भी कर सकता है और रेड वाला एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ से एनर्जी इमिट भी हो जाएगा, एब्जॉर्ब भी होगा। बट 1s से वनली एब्जॉर्ब। कोई भी और भी देख सकते हैं, 3p, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब इमिट होगा और यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब इमिट होगा। तो बहुत छोटा सा PMT का 1 सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेवन। n का वैल्यू चाहिए था, ऐसे n का वैल्यू। ये भी छोटा सा जस्ट फिंगर टिप्स क्वेश्चन है। 1 सेकेंड में आंसर आप कर सकते हैं। n का वैल्यू 7 आएगा। आप एक बार रीडिंग कर लीजिए और मैं समझा देता हूं आपको।
देखिए लिखा हुआ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस। हीलियम प्लस इज जस्ट लाइक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, है ना, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम आपको। और बोर्स ने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम, तो ये बोर्स मॉडल में सेकंड मॉडल था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो nh/2π, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो nh/2π गिवन है। गिवन यहाँ पे 3.5 और यहाँ h/π लिखा हुआ है, 3.5 h/π और यहाँ है n h/2π। सो h/π कैंसिल हो गया, सो 3.5 इज इक्वल टू n/2। सो ये n का वैल्यू जो हुआ वो 7 हो गया और आप लिख सकते हैं कि ये सेवेंथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो सेवेंथ ऑर्बिट में। तो 1 सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है थोड़ा अच्छा सा मुझे दिख रहा था, वो है पैकेज में क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा फिजिक्स का भी, उसके अंदर एप्लीकेशन टाइप का था, बट आप जानते हैं रिजल्ट इतना जानते हैं। कैलकुलेट द टॉर्क एक्ट ऑन हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, टॉर्क मैग्नीट्यूड ही ले लीजिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप from fifth orbit to second orbit in hydrogen atom in 10⁻⁻8 सेकेंड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये कैलकुलेट करना था आपको। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ये सब तो काफी इजी थे दोनों क्वेश्चन, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था क्वेश्चन। और आप हर क्वेश्चन जो भी रहे उसका एक ड्राइंग जरूर बनाना है आपको, एक ड्राइंग खूब अच्छा सा ड्राइंग करना है। और ड्राइंग ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टॉर्क एक्ट ऑन हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट कर सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, तो सेकेंड ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट या फिफ्थ टू सेकेंड भी कर सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, बट मैं लिखना चाह रहा हूं सेकेंड टू फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट भी कर सकते हैं। एक ड्राइंग मुझे बनाने दीजिए। ड्राइंग ये है कि हाइड्रोजन एटम है और बहुत सारे ऑर्बिट हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट हुआ और फिफ्थ ऑर्बिट हुआ, n = 5। ये है n = 5 और n = ये 2 है ऐसे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट जंप कर रहा है। और ये टाइमिंग लिखा हुआ है कि 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो टॉर्क चाहिए, टॉर्क ऐसे ये निकालना, ठीक है। सो 2 to 5 जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन और 10⁻⁻8 सेकेंड में, तो टॉर्क निकालना आपको, ठीक है। देखिए टॉर्क हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए थे। अभी मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो अभी मेरे पास जो है एंगुलर मोमेंटम पता है, एंगुलर मोमेंटम जो बोस मॉडल था उससे एंगुलर मोमेंटम से मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्लास में पढ़ा हुआ है। ये तो पता है कि वेक्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, तो जस्ट समझिए यहाँ पे। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करूँ वेक्टर एल जो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं और बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि एंगुलर मोमेंटम, सो ये एंगुलर मोमेंटम आपको फिजिक्स में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में बताया हुआ था। वो एंगुलर मोमेंटम हो गया r क्रॉस p, ये हुआ वेक्टर r और क्रॉस वेक्टर p, एंगुलर मोमेंटम ये है r क्रॉस p हुआ। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, ये भी सिखाया था मैंने कि जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा dl/dt मैं कर दूंगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर r और क्रॉस और d वेक्टर p/dt, ये d वेक्टर p/dt हो गया, ये हुआ, ठीक है। इधर रहने दीजिए d वेक्टर l/dt ऐसे, तो ये हुआ वेक्टर r और क्रॉस dp/dt को वेक्टर f बोलते हैं, r क्रॉस f,
डी फैक्टर पी बाई डी टी को एफ बोलते हैं, आर क्रॉस एफ ही तो टॉर्क होता है। आर क्रॉस एफ टॉर्क कपल मोमेंट ऑफ फोर्स सब पढ़े हुए हैं आपका, यही टर्म तो टॉर्क हो गया। तो ये रिलेशन ये सब चीजें आपको जानते हैं, तो वो फिजिक्स है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, उसी को रिलेट करना है, उसको यहाँ पे केमिस्ट्री में रिलेट करना है आपको। और जब आप रिलेट करेंगे यहाँ पे फिजिक्स को टर्म को जो केमिस्ट्री में जैसे ही रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, सो टॉर्क डी एल बाई डी टी आप नोट करिए प्लीज। सो रिलेट करिए टॉर्क डी एल बाई डी टी, और इस तरह आपको टॉर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी, ऐसे एक नया फॉर्मूला, नया क्या आपकी कॉपी में है फिजिक्स में है, कई मेडिकल क्वेश्चन है जो इससे आप बना सकते हैं। डी एल का मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई डी टी। देखिए एल फाइनल का मतलब एंगुलर मोमेंटम इन द फिफ्थ ऑर्बिट, सो एंगुलर मोमेंटम इन फिफ्थ ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड ऑर्बिट बाई डेल्टा टी। और अब यहाँ पे आपको पढ़ा हुआ है बोस मॉडल पढ़े हुए हैं, बोस का मॉडल है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता था वो साइंस में होता था NH बाई 2 पाई, ये आप पढ़ा करते थे, ये उन्होंने बोला था बोस ने। तो एंगुलर मोमेंटम इन फिफ्थ ऑर्बिट जो हो जाएगा वो 5h बाई 2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड ऑर्बिट आप ये पढ़े हुए हैं 2h बाई 2 पाई, ऐसे नाउ पुट कर लीजिए, सॉल्व करिए यहाँ पे। सो 5h बाई 2 पाई 2h बाई 2 पाई बाई डेल्टा टी। सो आंसर हो गया 3h बाई 2 पाई डेल्टा टी। सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये था एक डिफरेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, अब आप सॉल्व करेंगे। थ्री 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 10 पे पावर माइनस 8, ये जूल और इंटू मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट है सारा, तो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। तो ये है 6.28, 6.6 नियरली कट जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली आप सॉल्व करेंगे तो 3 से हल्का सा ज़्यादा 3.1, 3.2 कर सकते हैं, और ये 10 पे पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। तो ये था आंसर। ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था और जिसमें फिजिक्स का भी यूज करना था, और है ही ये टॉपिक तो कॉमन टॉपिक है जिसमें फिजिक्स भी थोड़ा सा यूज होगा, थोड़ा केमिस्ट्री होगा, और थोड़ा मोड़ा मैथ भी तो आएगा, ग्राफ मैथ के डिफरेंशिएशन मैथ का आएगा ही इसमें। तो ये हुआ आपका, और मैं आप कैलकुलेशन के लिए प्लानिंग करता हूँ कि कैलकुलेशन फॉर द बोस मॉडल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं प्लानिंग कर देता हूँ पहले कि रदरफोर्ड बोस मॉडल में कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, फिर मैं सिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट 9.4 कैलकुलेशन ऑफ बोस मॉडल।
एटॉमिक मॉडल। सो बोस एटॉमिक मॉडल का नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन के लिए हम लोग पहले प्लानिंग करेंगे। पहले हम लोग प्लान करते हैं कि कैलकुलेशन के लिए जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो क्या है और कैसे हमें उसको यूज करना है, वो प्लानिंग करेंगे हम लोग। और जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको थोड़ा लिखना सीखेंगे कि कैसे हमें उस टर्म को लिखना है। एक फिगर आप बनाएंगे, ऐसे सिंपल सा फिगर ये है आपका नंबर 1 पॉइंट में, ये आप बना लेंगे कि ये प्लस जेडी है ऐसा। ये है एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये एनएस ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन हुआ, ये मास है इसका, ये ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड v है, ये रेडियस है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऐसे। इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये इधर मूव करेगा सर्कुलर मोशन के चलते mv²/r है। जो जो टर्म है वो हम लोग नोट कर लेते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू लिख लेते हैं। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, आपको पहले हम लोग पढ़े हुए हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बैलेंसिंग, फोर्स बैलेंसिंग, तो वो इक्वेशन यूज होगा यहाँ पे, वो सारा इक्वेशन यूज होगा जो रदरफोर्ड में लास्ट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लास्ट इक्वेशन, electron revolve around the nucleus in a circular path so that the electrostatic force of attraction, electrostatic coulombic force of attraction balance with the centrifugal force, जो वहां पड़े हुए थे रदरफोर्ड मॉडल में, वो यहाँ पे उसको यूज करना है। वही फिगर तो है, सेम फिगर है, सारे टर्म आप लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या टर्म यूज करना है इसमें? सो जेड एन, सबसे पहले लिखते हैं एन, एन इज द ऑर्बिट नंबर है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर। आर जो देख रहे हैं ये रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट, आर रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट। सो रेडियस ऑफ एनएस ऑर्बिट, और यहाँ पे आप v लिखेंगे, v द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिट, इन एनएस ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, वे द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिट, और क्या क्या टर्म लिखना है हम लोग को? जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ई फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ई का वैल्यू होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास, एम फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास का वैल्यू लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट है वो लिख लेते हैं। सो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो गया। तो सारा टर्म इसमें जेड है, ई है, आर है, नाउ वी है, मास हुआ, एफ, एफ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। एफ लिख लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये एफ हो गया आपका, और
फर्स्ट पॉइंट में ये सब टर्म है। एफ को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एफ हम लोग पढ़े हुए थे, तो यहाँ फिगर फिर से लिखते हैं और एफ के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड टर्म, सो ये हम लोग बना देते हैं प्लस जेडी, ये है न्यूक्लियस और ये है nth ऑर्बिट, ये है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मास है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे जो अट्रैक्शन लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है 1/4πε0 और ये ZE × E और डिवाइड बाई R स्क्वायर ये, और इस साइड आप लिखेंगे तो इधर हो गया M और V²/R ऐसा। V जो है इलेक्ट्रॉन का स्पीड हो गया, ये है R। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो टर्म यूज हो रहा है 1/4, जेड पता है, ई पता है, R स्क्वायर 1/4πε0, ये भी पढ़े हुए हैं, ये सब टर्म जानते हैं आप। फिर से लिख लेते हैं, एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हम लोग को लिखना है और फोर्स को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बैलेंसिंग करते हैं, जो कि हम लोग रदरफोर्ड में भी लिखे हुए थे। सो एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कूलॉम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स, और ये फोर्स जो होता है आप जानते हैं, ये फोर्स हुआ 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 में एक चार्ज है ZE और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E और डिवाइड बाई R स्क्वायर, Q1 Q2/R स्क्वायर, ये है फोर्स। ऐसे Q1 Q2/R स्क्वायर, जिसमें 1/4πε0 कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आपको जानना है 1/4πε0 कांस्टेंट है, और जिसका वैल्यू होता है जानते हैं 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यह है SI यूनिट, इसका वैल्यू है SI यूनिट में, जो हम लोग यूज करते हैं, यही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में यही यूनिट यूज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। बट कभी कभी क्वेश्चन बनाने में ये ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू 1 भी होता है। कुछ क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ सकता है ये वैल्यू 1 भी होता है। 1 यूनिट होगा CGS यूनिट में, अगर CGS में कहीं क्वेश्चन रहेगा तो इसके जगह रिप्लेस करके 1 भी लिखना है आपको, ठीक है। 4 पाई आप जानते हैं, पाई का वैल्यू आपको सबको पता है, पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 है, और इसमें एप्सिलॉन नॉट कम से कम 5 बार 6 बार यूज कर चुके हैं, 5 बार क्या 10 बार लिखे होंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, कि ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है। इसका यूनिट और डायमेंशन कम से कम 5 क्या 10 बार आप लिख चुके होंगे कॉपी में। तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। सो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट जो है वो 8.85 10⁻⁻12, और ये हो गया कूलॉम स्क्वायर और डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है यूनिट परमिटिविटी का, और ये मैग्नीट्यूड, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। थर्ड पॉइंट, हम लोग फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। फोर्स को बैलेंस करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए ये लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड फोर्स बैलेंस कर लेंगे, जो कि ये रदरफोर्ड मॉडल में भी आपने ये पॉइंट सारा पढ़ा हुआ था आपने। तो फोर्स बैलेंस करेंगे, उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा और एक बोर्स का मॉडल का इक्वेशन लेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो थर्ड पॉइंट आप फिर से फिगर बनाएंगे और लिखेंगे फ्रॉम फोर्स बैलेंस। तो टर्म सारा जानते हैं, इस पॉइंट में 9th पॉइंट का सारा टर्म आपका पहले पढ़ा हुआ है, और आप लिखेंगे कि फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फ्रॉम फोर्स बैलेंस अगर आप फोर्स को बैलेंस करते हैं तो फोर्स बैलेंसिंग में ये M और V²/R, इधर करेंगे 1/4πε0। नेक्स्ट द ZE मल्टीप्लाई बाई E डिवाइड बाई R स्क्वायर, ऐसे लिखना है आपको।
आप चाहें तो ये फोर्स बैलेंस यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप एक आर को कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा एक आर को, क्योंकि इधर आर है उधर आर स्क्वायर है, तो एक आर कैंसिल कर सकते हैं आप, और आर को कैंसिल करने के बाद लेफ्ट साइड ला दीजिएगा। और अगर आप एक आर कैंसिल करके इसको लेफ्ट साइड कर लें तो आपका इक्वेशन आ जाएगा एम वी स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे जेड ए स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ये हो गया। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 जो कि फोर्स बैलेंसिंग से ये मिलेगा। इसका हम लोग कैलकुलेशन में काफ़ी यूज करेंगे। और इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम बोर्स मॉडल, ये इक्वेशन लिया गया है रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, जो कि बोर्स में भी एप्लीकेबल है क्योंकि फोर्स बैलेंसिंग तो हर मॉडल में लगेगा। और दूसरा इक्वेशन लेना है फ्रॉम बोर्स का मॉडल जिसमें एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। वो होता है एम और वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 लेना है जो कि हम लोग को बोर्स के एटॉमिक मॉडल से लेना है। इक्वेशन नंबर 2 ये, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दो इक्वेशन से हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे। 10 प्लस कैलकुलेशन होगा। जो जो हमें सिलेबस में पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन। देखिए लिखा हुआ है सिलेबस में कम लिखा रहता है, जैसे आईटी का सिलेबस है, चाहे एम्स का सिलेबस है, या आपके बोर्ड का 11th का या 12th क्लास का सिलेबस हो। सो बोर्स मॉडल का कैलकुलेशन बहुत कम लिखा हुआ। बोला गया है कि कैलकुलेशन में रेडियस पढ़ के आइएगा, रेडियस कैलकुलेशन कर लीजिएगा। रेडियस का मतलब ये nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट में ये रेडियस जो है ना वो कैलकुलेट करिएगा। सिलेबस में ये लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये लिखा हुआ है। फिर बोला गया है कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो चलेगा उसका स्पीड कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्पीड का कैलकुलेशन पढ़ के आइएगा, ऐसे ये पढ़ लीजिएगा 2। और लिखा हुआ है कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसे। सिलेबस में बस इतना थोड़ा सा सिलेबस लिख देता है कि आपको कैलकुलेशन ऑफ रेडियस पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। ये छोटा 2-3 लाइन ऐसे लिखा रहेगा कि आपको बोर्स ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पढ़ना है। बट आएगा अलग, बोलेगा कि हम सिलेबस में 3 चीज़ दिए हुए हैं, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी लिखे हुए हैं। अब पूछेगा क्या, तो पूछेगा कि अच्छा है ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसका टाइम पीरियड निकालिए। अब आप बोलिएगा कि टाइम पीरियड तो सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, कैसे निकाल दें? तो टाइम पीरियड है ना सिलेबस में, है ना, 9th क्लास में था ना। 9th क्लास में था कि जब ये एक सर्कुलर मोशन करेगा तो टाइम पीरियड जो हुआ डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर हुआ डिवाइड बाई वी हो गया। तो टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी, ये फॉर्मूला है 9th क्लास का। अब बोलेगा कि देखिए तो आर का बताया था, आर बोला था कैलकुलेट करने के लिए, आर सिलेबस में था, वी सिलेबस था। अब सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो दिया रहेगा कम टर्म, दिया रहेगा, बोलेगा कि हमको आर निकालिए, वी निकालिए, एनर्जी निकालिए, ये लिखा रहेगा सिलेबस में। बस छोटा सा आईटी में लिखता है कि कैलकुलेशन ऑफ आर वी ई। पूछेगा पूछेगा कि चलिए टाइम पीरियड निकाल दीजिए। आप बोलेंगे टाइम पीरियड कहाँ है सिलेबस में, तो बोलेगा लीजिए ना, 9th क्लास में है, तो ये 9th क्लास का फॉर्मूला है। और आर और वी तो हम बोले ही थे पढ़ने के लिए। अब टाइम पीरियड बनाइएगा तब तक बोलेगा फ्रीक्वेंसी बनाइए। बोलेगा फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? अरे भाई 9th क्लास में तो जाइए, 9th क्लास में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो वी डिवाइड बाई 2 पाई आर, ऐसे हो गया। पूछेगा नया टर्म, बोले ना कि दिया रहेगा 3 ही, पूछेगा 10 अलग अलग टर्म। बोलेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, करंट निकालिए, तो करंट निकालिए। अब बोले करंट कहां से निकाल देंगे भाई, करंट कहां से पूछ दिया, तब आईटी पूछते हैं। तो आप जैसे क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि सिलेबस में तो है ही नहीं करंट, तो आईटी बोलेगा अरे 9th क्लास में है ना 9th क्लास में, 10th क्लास में है ना। करंट क्या है 10th क्लास में? करंट इज इक्वल टू चार्ज और डिवाइड बाई टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, टाइम का मतलब टी हुआ, टाइम पीरियड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टी हुआ, टाइम पीरियड का मतलब 2 पाई आर बाई वी। तो बोलेगा देखिए तो सब चीज़ तो है आपके पास, देखिए तो मैंने तो बोला था रेडियस और स्पीड पढ़ने के लिए, आ तो गया, करंट निकाल सकते हैं। तो टर्म एकदम नया देगा, ठीक है,
टर्म एकदम नया मिलेगा एग्जाम में, उसके लिए तैयार रहना आपको। 9th क्लास 10th क्लास खूब अच्छा उसके रिलेट करेगा उससे क्वेश्चन। तो एग्जाम में सिलेबस बोलते हैं बहुत छोटा सा सिलेबस, इतना छोटा लिखा रहेगा, पूछेगा इतना बड़ा चीज़ें पूरा उसके अराउंड जो भी 9th 10th से रिलेट कर सकते हैं। आपको पूछा गया है कि एनर्जी, बस एनर्जी पढ़ के आइएगा। एनर्जी आप पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी बनाइए, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकालिए। अब बोलिएगा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अब देखेंगे अपना 10th क्लास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ mv²। लीजिए तो बोलेगा कि हम तो वी बोले थे ना पढ़ने के लिए, स्पीड पढ़ने के लिए बोले थे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है। हो गया काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारा नया नया टर्म आएगा आपको, तो डिफरेंट कैलकुलेशन, और ये बड़ा है, डिफरेंट भी है, कहीं कहीं मैथ भी आ जाएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ भी आएगा। तो मैं समझाऊंगा, बताऊंगा जरूर, सब अच्छे से धीरे धीरे करके मैं समझाऊंगा चीज़ें। तो पहले तो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप देखते हैं कि आईटी का कुछ क्वेश्चन अलग होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर तो मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ, और जस्ट सेकेंड लेक्चर तुरंत अभी रिकॉर्ड करता हूँ, और उसमें मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास।